दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग सेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और रीजनिंग जो है हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग जो आती है हमारी सीजीएल में, सीपीओ में, एसआई में, या फिर मैं किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की बात करता हूँ, वहाँ भी रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। और कहीं एग्ज़ाम में तो ऐसा होता है कि रीजनिंग जो है वो रीजनिंग ज़्यादा आती है और वहाँ पर इंग्लिश का कोई पार्ट ही नहीं होता। मतलब स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, अगर स्टेट बोर्ड की बात करूँ, वहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें रीजनिंग और जीएस ही होती है खाली, और कोई चीज़ नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इस रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए। रेलवे, एनटीपीसी, एसआई, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सब एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। इस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से समझना है, और मैं आपको उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको क्या करना है, इस वीडियो में बने रहना है और इसे पूरा देखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ हम सीख रहे होते हैं, हम तो क्या करते हैं, उसे आधा देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो हमें पूरी तरीके से वो चीज़ क्लियर नहीं होती, क्योंकि हम पूरी वीडियो देखी नहीं हमने। हमें क्या करना है, वो पूरी वीडियो देखनी है, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो हमें आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा सर्वनाश करती है पूरी नॉलेज से। या तो नॉलेज ना हो, या नॉलेज हो तो पूरी नॉलेज हो। नहीं तो क्या होगा, आपको चीज़ें आधी पता होंगी तो आप सही से डील नहीं कर पाएंगे क्वेश्चनों को। तो आइए शुरुआत करते हैं, हम रीजनिंग के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस है क्या। तो दोस्तों, अब रीजनिंग के सिलेबस पे आते हैं हम। सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस क्या है, इतना जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तभी हम पेपर में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हमें पता रहेगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन हैं, और हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जिस पे कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है या नंबर कम है उस पर, तो उसे हम कम करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस को, सिलेबस है क्या हमारे पास। तो वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, वर्बल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मौखिक होता है, मतलब जो लिखित में हम करते हैं, लिखते हैं जिसे, उसे वर्बल बोलेंगे। ठीक है, जो हम नॉन वर्बल होता है, जो मौखिक नहीं होता, लिखित नहीं होता। ठीक है, वर्बल का मतलब है मौखिक। तो मौखिक में क्या क्या है हमारे पास है, पहला है हमारा टॉपिक कैलेंडर। पहला हमारा कौन सा टॉपिक है, कैलेंडर। दूसरा टॉपिक हमारा है क्लॉक। तो मैं कैलेंडर के आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और जितने अब तक पेपर में आए हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं। इसमें मैं पार्ट्स नहीं बता रहा क्या क्या पार्ट होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कितने क्लासेस से मैं ये चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसे लेके चलूंगा। ठीक है, तो टॉपिक्स पे करते हैं हम बात। पहला कैलेंडर टॉपिक है, दूसरा हमारा क्लॉक है, तीसरा हमारा ब्लड रिलेशन है। और ये जो ब्लड रिलेशन है, ये हमारा स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टार जो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बैंक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं सारे, जिन पे भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन है, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट है, फिर अगला है रैंकिंग अरेंजमेंट टेस्ट। ठीक है, रैंकिंग की ऑर्डरिंग करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा बैंकिंग के लिए। सीरीज, ये भी हमारा बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग के अंदर। फिर आगे बात करूं, वेन डायग्राम, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी। मतलब ये सारे टॉपिक्स जो है सीजीएल में तो आते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो मैंने टॉपिक आपको नीचे बताया, वेन डायग्राम, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे महत्वपूर्ण है सीजीएल के लिए, एसएससी वगैरह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बैंक के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म जो है वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बैंक एग्जाम में। हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेट में मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हमारे 10 नंबर का पेपर होता है। 10 नंबर के जो मार्क्स सिलोगिज्म ही आती है उसके अंदर बैंक में। अगला टॉपिक है स्टेटमेंट्स, अगला है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये सारे टॉपिक जितने मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शंस, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। फिर अगला टॉपिक आता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अगला है असर्शंस एंड रीजंस। ये टॉपिक हमारा सीजीएल में भी आने लग गया है, ये सीजीएल में भी इससे क्वेश्चन आने लग गए हैं, आपने देखे होंगे अपने एग्जाम वगैरह में। ये असर्शन और रीजंस के जो 2-3 क्वेश्चन देता है सीजीएल। ठीक है, आगे डिसीजन मेकिंग भी हमारा आता है, बैंकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ये सीजीएल में नहीं आता इतना, लेकिन बैंक में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगला है इनपुट आउटपुट, ये भी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जो है हमारा वो इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे होते हैं, सीजीएल वगैरह में आ जाता है ये। इनइक्वलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो हमारे सीजीएल में आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बैंक में, लेकिन सीजीएल में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल में हमारा कौन कौन से टॉपिक आएंगे? पेपर कटिंग आएगा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, ये सारे जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, वो हमारे सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये आते ही आते हैं हमारे सीजीएल में, ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे आपके। अगला मैं बात करता हूँ पैटर्न कंप्लीशन, ये भी सीजीएल में इंपॉर्टेंट है। डॉट पोजीशन, डॉट पोजीशन जो है ये टॉपिक स्टेट लेवल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये आता ही आता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, ये हमारा सीजीएल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिगर फॉर्मेशन, फिगर मैट्रिक्स, सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ये जितने नॉन वर्बल की एनालॉजी की बात करता हूं तो ये हमारा स्टेट लेवल एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ राइट साइन का मतलब ये है कि ये स्टेट लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। स्टेट लेवल एग्जाम जो यूपी की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं या फिर बिहार की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, तो ये सारे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ना, ये सारे कहीं ना कहीं उनके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आएंगे आगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल एक टॉपिक और आने लग गया है अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये अर्थमेटिकल रीजनिंग है क्या? ये है कि जैसे अर्थमेटिक में हम करते थे प्रॉफिट लॉस करते थे, परसेंटेज करते थे, तो इन पे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं अब, मतलब इन पे भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे भी सीजीएल वगैरह में। तो आगे बात करते हैं पजल्स। पजल्स हमारा हो जाता है बैंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। अल्फाबेट टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक के लिए। डाटा सफिशिएंसी, ये बैंक में भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डाटा सफिशिएंसी जो टॉपिक है वो हमारा बैंक में भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल एग्जाम जितने भी हम देते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मैंने आपको चीजें समझाई हैं, ये सिलेबस है हमारा, इस सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्रहण करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं पूरी तरीके से नहीं करते, और पूरी तरीके से नहीं करते तो हमारे नंबर कम रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पूरी तरीके से पढ़ना है और पूरे जान से पढ़ना है, क्योंकि हमारे एक आध नंबर से ही हमारा क्या होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, जो भी हम पढ़ें, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उन्हें सही से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारा वो टॉपिक तो कम से कम क्लियर हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होता, दूसरे टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं, तो क्या होता है, हमें दिक्कत हो जाती है और आगे हमारे नंबर स्कोर नहीं होते, हम कहते हैं मेरे नंबर नहीं आ रहे, इस तरीके से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ाई करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी तो करनी है लेकिन ढंग से करनी है। और यहाँ पर जो क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उन पर भी आपको ध्यान लगा के ही पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सिलेबस भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस में है क्या चीज़ और हमें किस किस चीज़ पे मेहनत करनी है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में बहुत अच्छी, अगर आपको कोई टॉपिक आता है, जैसे आप मान लो यहाँ पर मैं डायरेक्शन टेस्ट ही ले लेता हूँ, अगर ये डायरेक्शन टेस्ट की बात करूँ तो लोग सोचते हैं, इसे बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं कर लूँगा, लेकिन क्या होता है, हम कहीं ना कोई क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमें समझ में नहीं आता और वो वहाँ पर लैग कर जाते हैं और वो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते या फिर क्वेश्चन को हम शॉर्ट नहीं कर पाते वहाँ पर एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उन्हें ढंग से करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है अब लेना, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बदलता जा रहा है और जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई होती जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं और हमें उस कंपटीशन में नंबर 1 पे आना है और नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, पहला रीजनिंग का टॉपिक उठाते हैं जो कैलेंडर है। कैलेंडर की परिभाषा क्या है? कैलेंडर की परिभाषा है किसी भी निश्चित समय की अवधि को दर्शाने के, बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ कैलेंडर बोलते हैं उसे हम। ठीक है, कैलेंडर, अब अवधि कैसे हम उसे इस्तेमाल करते हैं, अवधि के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं दिनों के रूप में, महीनों के रूप में या हफ्तों के रूप में। ठीक है, तो अब हिंदू कैलेंडर की मैं बात करूं, सॉरी भारत के कैलेंडर की मैं बात करूं, तो भारत में 2 तरह के कैलेंडर यूज़ होते हैं। एक होता है शालिवान शाखा, जो अभी भी हमारा प्रचलन में है और भारत सरकार उसे यूज़ करती है। दूसरा कैलेंडर हमारे पास है विक्रम संवत, जो कुछ राज्यों में अभी भी इस्तेमाल होता है। तो हमें एक कैलेंडर है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके बारे में जानना है, वो कैलेंडर है क्या, उसके ऊपर उसको समझना है और उसके बारे में कुछ चीज़ों को जानना है कि ये कितने दिन होते हैं, उसमें कितने महीने होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं। तो आइए कैलेंडर के बारे में जानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या, इसके अंदर कितने महीने, कितने हफ्ते हैं और कितने दिन हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कैलेंडर की टॉपिक की। तो इस कैलेंडर के अंदर हमारे कुछ महीने होते हैं, इन महीनों के अंदर कुछ हफ्ते होते हैं, इन हफ्तों के अंदर कुछ दिन होते हैं। तो ये जो महीने होते हैं, महीने कितने होते हैं हमारे पास, महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने, जिन्हें हम कहते हैं जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि ये हमारे 12 महीने होते हैं हमारे, जो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर पे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा एक साल ख़त्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पहले महीने की, साल के पहला महीना हमारा जनवरी होगा और साल का आखिरी महीना हमारा दिसंबर होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं हफ्तों की बात करते हैं। तो हफ्ते कितने होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं, यानी कि 52 हफ्ते होते हैं। इसमें अब हफ्तों में कितने दिन होते हैं हमारे? हफ्तों में हमारे दिन होते हैं, एक हफ्ते में वैसे हमारे दिन होते हैं 7। एक हफ्ते में हमारे कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। और टोटल डेज कितने होते हैं एक साल में? 365 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 डेज। लेकिन ये 365 नहीं होता, ये होता है 365:1/4 डेज। ये एक्चुअल हमारा जो दिन है वो इतने दिन होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों हम सीखते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या फ़र्क है। नॉर्मल ईयर का मतलब है साधारण वर्ष और लीप ईयर का मतलब है हमारा अधिवर्ष। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम, क्या है ये दोनों चीज़ें, और आगे आपको कोई परेशानी ना हो इस चीज़ में कि है क्या चीज़ें, आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। तो नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा, उसे हिंदी में हम कहते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। वही मैं बात करूं लीप ईयर की, तो इसे बोलते हैं हम अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अब साधारण वर्ष में हमारे जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होंगे हमारे। 365 दिन में एक हमारा पूरा साल बन जाएगा, एक साधारण वर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो 365 दिन होते हैं हमारे यहाँ पर। वही मैं बात करूं लीप ईयर, अधिवर्ष की मैं बात करूं, तो इसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं ये? क्यों हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे डेज कितने आ रहे हैं एक साल में? 1/4 ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब 365, तो इसका मतलब क्या है? 365 तो है, लेकिन साथ में 1/4 दिन भी है ना, यानी एक साल में 1/4 दिन अधिक है। एक साल में 1/4 दिन अधिक है, तो 4 साल में कितने ज़्यादा हो जाएंगे? 4 को इससे गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1, यानी कि एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, तो 365 में एक दिन बढ़ जाएगा, तो कितना दिन हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ कितने हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। यहाँ कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं इसका ऑड डे निकालने के लिए क्या करूँगा? 7 से विभाजित कर दूंगा इसे। कितने से विभाजित कर दूंगा? 7 से। जब 7 से विभाजित कर रहा हूँ, अब 7 से ही विभाजित क्यों करा मैंने? क्योंकि हफ्ते में हमारे क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं, और जो 7 दिन होते हैं हमारे वो रिपीट होते हैं। पहला मंडे है, तो 7वें दिन बाद 8वां दिन जो आएगा वो मंडे आएगा। जैसे पहला दिन अगर मैं मानता हूँ मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन वेडनेसडे, फिर थर्सडे होता है, फिर फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे, फिर संडे। यानी कि मंडे से स्टार्ट होता है हफ्ता और आखिर किस पे होता है? संडे पे होता है। तो 8वां दिन यहाँ से क्या आ रहा है हमारा? 7वें दिन के बाद 8वां दिन हमारा मंडे आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। फिर उसी की तरह अगले 14वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे आएगा। फिर 21वें दिन बाद कौन सा आएगा? मंडे आएगा। इस तरीके से चलती रहती है साइकिल, मतलब 7 दिन की साइकिल होती है। इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 7 से विभाजित कर रहे हैं। विभाजित करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 52 हफ्ते आ जाएंगे। 52 तो हफ्ते आ गए, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक ऑड डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक ऑड डे हो जाएगा। कितना दिन हो जाएंगे? ऑड कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास? एक ऑड डे होगा, यानी कि विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे पास? एक विषम दिन हो जाएगा हमारे पास। वही मैं बात करूं अधिवर्ष की, लीप ईयर की बात करूं, तो 366 को 7 से विभाजित कर दिया मैंने, तो हमारे पास कितने हफ्ते आ जाएंगे? 52 हफ्ते तो आएंगे, लेकिन 2 क्या आएंगे हमारे पास? ऑड डे आ जाएंगे। 2 ऑड डेज आ जाएंगे। यहाँ ऑड डेज का जो मतलब है वो ये है कि ऑड डेज का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ऑड इवन वाला ऑड नहीं है। ये ऑड डे का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारे जो साइकिल चल रही है, 7 दिनों की साइकिल चल रही है, उसके अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर 2 विषम दिन आएंगे हमारे पास। 2 विषम दिन आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 2 विषम दिन। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, तो ऑड डे कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। 7 से विभाजित करके ऑड डे आप निकाल लोगे। ठीक है,
इसे याद रखने के लिए जो मैंने आपको अभी तक बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से समझ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, कैलेंडर के कुछ और तथ्यों के बारे में जानते हैं, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं कि कैलेंडर में है क्या। ठीक है, तो 30 डेज़ की बात करूं मैं, ऐसे कितने महीने हमारे पास जिसमें 30 डेज़ होते हैं, तो आपका आंसर होगा कुछ और। ठीक है, अगर मैं बात करूं 30 डेज़ की, तो हमारे पास 4 महीने ऐसे हैं जिनमें हमारे 30 डेज़ होंगे। अब वो 4 महीने कौन से हैं हमारे पास? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। 30 डेज़ वाले महीने कौन कौन से हैं हमारे पास? मेरे साथ बोलते रहिए आप, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अगर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप याद हो जाएंगे आपको ये चीज़ें। मतलब 30 डेज़ वाले महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 30 डेज़ वाले महीने कौन से हैं हमारे पास? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। यानी कि ये जो है ये 30 डेज़ वाले महीने हैं, आपको याद हो चुके होंगे ये। अब आते हैं 31 डेज़ पे। तो दोस्तों 31 डेज़ वाले महीने देखते हैं हम। 31 डेज़ वाले महीने कौन कौन से होंगे? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त एंड अक्टूबर एंड दिसंबर। ये सारे जो जितने भी महीने हमारे हैं, ये सारे जो हैं 31 दिन के महीने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम तरीके जो हम स्टार्टिंग से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो तरीका ये आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी अच्छी तरीके से। जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है कि 31 दिन वाले महीने कौन कौन से हमारे पास? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये सारे जितने महीने हमारे 31 दिन के हैं। अब बचा फरवरी। जो फरवरी है, फरवरी में हमारे कितने दिन होते हैं? फरवरी में हमारे पास 2 दिन होते हैं, या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन होते हैं। तो 28 दिन कब होते हैं हमारे पास? 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। ये कब होते हैं? जब 28 दिन होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर में, यानी कि साधारण वर्ष में। नॉर्मल ईयर में हमारे कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। वहीं मैं बात करूं 29 दिन की, तो लीप ईयर में हमारे कितने होते हैं? 29 दिन। मतलब अधिवर्ष में कितने होते हैं हमारे पास? 29 दिन होते हैं। अब मैं यहां से रिमाइंडर निकालूं दोनों का। अगर मैं इसे 28 को 7 से भाग कर रहा हूं, 28 विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 28 को 7 से भाग करेंगे। ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे? 28 को 7 से भाग कर दिया मैंने, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। यानी कि ऑड डेज कितने होंगे हमारे पास? 0 ऑड डेज होंगे। कितने ऑड डेज होंगे? 0। वहीं मैं बात करूं 29 को 7 से विभाजित करता हूं, भाग करता हूं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने ऑड डे होंगे? 1 ऑड डे होंगे। ठीक है, 1 ऑड डे होगा। यानी कि कितने ऑड डे होंगे हमारे पास? 1 ऑड डे। यानी कि अगर मैं फरवरी की बात करता हूं, हमेशा लीप ईयर की फरवरी की बात करूं, तो क्या होगा? ऑड डे हमारा 1 होगा। अगर मैं साधारण वर्ष की फरवरी की बात करूं तो उसमें कितने हमारे पास ऑड डे होंगे? 0। मतलब कोई भी ऑड डे नहीं उसमें नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वही मैं बात करूं 31 दिन वालों की, यानी कि जनवरी की, फरवरी, इन सब की बात करूं, 31 डेज वालों की बात करूं, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे? 31 को 7 से विभाजित करा तो कितना आ गया हमारे पास? 3 ऑड डेज आ जाएंगे। यहां पर कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 3 ऑड डेज। वही मैं बात करूं 30 वाले की, तो इसमें कितने हमारे पास ऑड डेज आ जाएंगे? 30 को 7 से विभाजित करते हैं तो 2 ऑड डेज आ जाएंगे। विषम दिन कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2 ऑड डेज। यहां 3 ऑड डेज आ जाएंगे। फरवरी की अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 1 ऑड डे होगा। वही नॉर्मल ईयर की बात करो तो 0 ऑड डे होगा। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और 30 दिन वाले महीने भी आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से हमारे महीने हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। आपको ये बोलते रहना है। अगर आप बोलते रहेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको याद रह जाएंगी कि कौन से महीने हमारे पास 30 दिन वाले हैं, कौन से महीने हमारे 31 दिन वाले हैं, और हमारे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में अगर मैं फरवरी की बात करूं कि कितने ऑड डे होते हैं, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं फरवरी में, और मैं वैसे अगर मैं 31 दिन वाले महीनों की बात करूं तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, और 30 दिन वाले महीनों में कितने ऑड डे होते हैं। यानी कि हमने ऑड डे निकालना सीख लिया यहां से, ऑड डे कैसे निकालते हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे इस चीज को समझने के लिए, इसको रखने के लिए अपने पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए और अपने पास रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसका पहला प्रश्न क्या बनता है हमारे पास। पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान बोर्ड पे लगाना, मैं आपको दोनों भाषा में बताऊंगा, मैं आपको हिंदी में लिखूंगा और इंग्लिश में से समझाओ, इंग्लिश में आपको बोल के बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। वही मैं इस पे इंग्लिश की बात करूं, इसमें कैसे इंग्लिश में क्या होगा ये क्वेश्चन, हाउ मेनी सच डेज आर देयर इन अ ऑर्डिनरी ईयर विच अकर्स 53 टाइम्स। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदी में बात करूं, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आ रहे हैं एक साल में, एक साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष की बात कर रहा है ये, लीप ईयर की बात नहीं कर रहा, अधिवर्ष की बात नहीं कर रहा, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो कितने दिन होते हैं उसमें, 365 दिन होते हैं। यानी ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो अब इसे क्या करेंगे, 7 से विभाजित करते हैं। कितने से विभाजित करेंगे, 7 से, ठीक है, क्योंकि हमारा रिपीटेशन 7 के बाद होता है, क्योंकि दिन की बात कर रहे हैं तो 7 से रिपीटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे। तो 7 से जब भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 52 हफ्ते हो जाएंगे। 52 हफ्ते तो आए, लेकिन मैंने आपको अभी सिखाया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास एक विषम दिन होता है, एक ऑड डे होता है। यानी यहां पर एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा, ठीक है। जब एक ऑड डे होगा, एक विषम दिन होगा, तो एक वो विषम दिन ही 53 बार आ रहा होगा, एक विषम दिन ही 53 बार आ रहा होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा, 1 आएगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हो। एक दिन आ गया, लेकिन अब क्या है, अब ये एक दिन कैसे आया, आपको कई लोगों को सही से समझ में नहीं आ रही होगी कैसे एक दिन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, पहले मंडे से स्टार्ट करता हूं मैं, कोई जनवरी में मैंने मान लिया 1 जनवरी है जो मंडे से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये जाती है सैटरडे तक, संडे तक जाएगा ये हफ्ता, फिर अगले बार मंडे आएगा, दोबारा संडे तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, मंडे फिर संडे, फिर मंडे फिर संडे। यानी कितने हफ्ते तक चलेगा ये, 52 हफ्तों तक चलेगा। कितने हफ्तों तक चलेगा, 52 हफ्ते, क्योंकि हमारे 365 दिन में 52 हफ्ते थे ना, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब 52 को अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 से गुणा करूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और कितना 36, 364 दिन हो गए। यानी एक दिन बचा, अब वो एक दिन ही क्या होगा, 53 बार आएगा। वो एक दिन ही कितने बार आएगा, 53 बार आएगा, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो गया होगा कैसे ये हमारे 53 बार आ रहा है, ठीक है। यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी स्पष्ट तरीके से, और मैंने जैसे आपको बताया है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कैसे 365 दिन हमारे एक साल में होते हैं, ठीक है। रिपीटेशन होता है 52 हफ्तों का, ठीक है, और एक दिन ऑड डे आता है। अब अगर मैं मंडे से जनवरी से स्टार्ट करता हूं, 1 जनवरी से हमारा मंडे है, ठीक है। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर को हमारा दिन होगा मंडे। क्या होगा, मंडे होगा। यानी कि 1 जनवरी को सेम डे पड़ रहा है और 31 दिसंबर को भी सेम डे है, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो दिन है वो मंडे पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब यहां से ये है, यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, सेम होगा हमारा। साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं बीते वर्ष की बात करूं, 2019 की मैं बात करूं, तो 2019 में अगर मैं 1 जनवरी की बात करूं और 31 दिसंबर की बात करूं, क्या ये दोनों दिन सेम थे, सेम थे। आप कैलेंडर जाके चेक कर सकते हैं, दोनों दिन सेम थे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2020 की, इस साल की मैं बात करूं, तो इस साल में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन सेम नहीं होगा, क्योंकि ये अधिवर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है हमारे पास, क्योंकि उसमें एक दिन ज्यादा होता है, जो फरवरी में दिन होता है, जो हमारा 29 तारीख होती है फरवरी की, वो दिन बढ़ जाता है। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है, ठीक। तो दोस्तों इसके निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या है इसका, जो मैंने आपको अभी तक बताया कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर इज
सेम। हिंदी में बात करूं, पहला दिन और आखिरी दिन किसी भी साधारण वर्ष का हमेशा सेम होगा। साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं हम, अधिवर्ष की बात नहीं कर रहे। सेकंड डिस्कस होगा हमारा लास्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज वन मोर देन फर्स्ट डे ऑफ ए लीप ईयर। हिंदी में इसकी बात करूं मैं, हिंदी में कह रहा है कि लास्ट जो आखिरी दिन होगा किसी भी अधिवर्ष का वो एक ज़्यादा होगा पहले दिन से। पहले दिन अगर लीप ईयर का मैं अधिवर्ष का मानता हूं तो वो एक दिन ज़्यादा आएगा किससे, पहले दिन से। ठीक है, मतलब लास्ट दिन आखिरी दिन जो होगा किसी भी अधिवर्ष का वो पहले दिन से एक ज़्यादा होगा। कैसे समझते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं मानता हूं 1 जनवरी 2020 को मंडे पड़ रहा है तो 31 दिसंबर 2020 को क्या पड़ेगा, 2020 को कितना पड़ेगा हमारे पास, मंडे। मैं एक ज़्यादा कर देता हूं मैं तो क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। कितना पड़ेगा यहाँ पर, ट्यूसडे। वही मैं नॉर्मल साल की बात करूं, 1 जनवरी 2019 को मंडे पड़ रहा है तो 31 दिसंबर को 2019 को कितना पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। कितना पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे रिपीटेशन करा है इसका। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं हम, और एग्जाम्पलों पे जाते हैं और थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको इस चीज़ को कि 7 का मल्टीपल क्या है। ठीक है, तो आज मान लेता हूँ मैं मंडे है, टुडे इज़ मंडे, मान लेता हूँ टुडे मंडे है। अगर आज मंडे है तो आज से 63 दिन बाद की बात करता हूँ मैं, आज से 63 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ। आज से 63 दिन बाद क्या पड़ेगा, आज से 63 दिन बाद क्या पड़ेगा। आज से 63 दिन के अगर मैं गिनना स्टार्ट करूं तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हमें काम हो जाता है कि हम किसे निकाल पाएँ। ठीक है, और कुछ समय भी ज़्यादा लग जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है, दिमाग से चलना है और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है। अब कैसे करेंगे, ये जो 63 लिखा हुआ है क्या ये 7 का मल्टीपल है, क्या ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इससे अगर मैं आगे की अगले 7 दिन की बात करूँ तो मंडे पड़ेगा, और उससे अगले दिन की बात, अगले 7 दिन की बात करूं फिर मंडे पड़ेगा, फिर अगले 7 दिनों की बात करूं फिर मंडे पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां क्या देखा जा रहा है कि यहां पर 7 का मल्टीपल आ रहा है। मतलब अगर 7 का मल्टीपल होता है तो दोबारा मंडे आ जाता है। ये 63 क्या 7 का मल्टीपल है, तो है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं मंडे था तो 63 दिन बाद भी क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं बात करता हूं पहले, इससे मंडे से 63 दिन पहले की बात करूं तो भी मंडे पड़ेगा, क्योंकि 63 दिन पहले की बात कर रहे हैं और वो क्या है, मल्टीपल में है। अगर मैं वही बात करूं, इस आज जैसे मंडे है, इससे अगर मैं 23 दिन बाद की बात करता हूं, मतलब 23 दिन आगे की बात करता हूं, तो 23 7 का मल्टीपल नहीं है। जैसे 7 से पहले भाग करते हैं, 7 से जब भाग कर रहे होंगे तो हमारे पास कितने ऑड डे आ रहे हैं, 2 ऑड डे आ रहे हैं। तो 2 मंडे में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे। यानी कि आंसर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। मतलब कितने दिन, वेडनेसडे, मतलब 21 दिन, आज से 23 दिन बाद क्या पड़ेगा हमारे पास, वेडनेसडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, वेडनेसडे पड़ेगा। वहीं 23 दिन पहले की बात करूं तो भी हमारा वेडनेसडे पड़ेगा। हमें करना कैसे निकालेंगे हम, 23 को 7 से भाग करके 2 निकाल दिया। वैसे यहां पर हम 63 को 7 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा होता, 0 आ रहा होता। जब 0 रिमाइंडर है इसका मतलब यह है कि रिपीटेशन हो रही है, यानी मंडे था तो मंडे ही आएगा आगे। ठीक है, और यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 23 को 7 से भाग करने पे 2 आ रहा है, यानी कि 2 दिन बढ़ जाएंगे। यानी कि मंडे में 2 दिन जुड़ गए तो कितना हो गया हमारे पास, वेडनेसडे हो गया। ऐसे 23 दिन पीछे की बात करूं तो भी वेडनेसडे होगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं मंडे से 25 दिन आगे लेता हूं, ठीक है, 25 को 7 से पहले भाग करूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 ऑड डे आ जाएंगे। यानी कि मंडे में मैं 4 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मंडे में अगर मैं 4 जोड़ रहा हूं कितना होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यानी कि क्या आएगा आंसर, फ्राइडे आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या होगा, फ्राइडे। तो कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल लिया इसका। इसी तरीके से पीछे 25 दिन जाते हैं तो फ्राइडे आएगा हमारे पास। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं ऑड डे की बात करूं यहां से, तो 0 से लेके 6 तक ऑड डे हमारे पास आ जाते हैं। 0 से लेके 6 तक हमारे पास क्या आएंगे, ऑड डेज आ सकते हैं। क्योंकि 7 पे तो 0 आ जाएगा दोबारा से, मतलब 0 तो 0 क्या है, 7, 0 का मतलब क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद क्या आता है, 0 आता है। यानी कि 7 का मतलब 0 है। ठीक है, 7 का मतलब क्या है, 0 है।
क्योंकि 7 पे हमारा रिमाइंडर 0 दे देता है, यानी कि 0 ऑड डे होगा, एक भी ऑड डे नहीं होगा हमारे पास। यानी कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर, ऑड डे आपको निकालना समझ में आ चुका होगा कि ऑड डे कैसे निकालते हैं हम, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी रेंज है वो कितने, कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 6 तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आप, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हम ऑड डे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बेसिक समझी है, बेसिक समझा है किसका, कैलेंडर का, कि कैलेंडर होता क्या है, कितने इसमें दिन होते हैं, कितने इसमें लीप ईयर होते हैं, कितने इसमें ऑड डेज निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने आप क्लियर कर लिया आज। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं दोबारा से। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट टाइप करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और जैसे ही मुझे वक्त मिलता है या समय मिलता है मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।